Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another video. In this lecture, we will study in foundation class the Indian Evidence Act and corresponding with the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So in previous video, I have explained the provisions like relevant fact, fact in issue, and what is a fact, logical fact, mental fact, and physical fact, fact of senses. ये मैंने बता दिए थे. और आज की वीडियो में हम फिर जो डेफिनेशन क्लोज है भारतीय साक्षी अधिनियम का और जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि बिल्कुल सेम है, उसको पढ़ेंगे. ठीक है. तो हम जो भारतीय साक्ष्य संहिता है उसमें सेक्शन 2 में क्लोज ए से लेकर क्लोज एल तक दिए हुए हैं सारे डेफिनेशन. जो इंटरप्रिटेशन क्लोज में ऐसे ही दी गई है, पैरावाइज दी गई है, और कोई उसमें क्लोजेस नहीं है. ठीक है. बस उसमें सेक्शन 3 दिया हुआ है और इंटरप्रिटेशन लिख के सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, कोई सीरियल नंबर नहीं है. पर भारतीय साक्षी अधिनियम में हमारे पास सीरियल नंबर वाली डेफिनेशंस आ जाती है. ठीक है. तो हम पहले सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 2 पढ़ने से पहले 1 पढ़ेंगे, क्योंकि पहली वाली इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसकी मैंने मेनली बताया था. ठीक है. जो ये फैक्ट वगैरह क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में जनरल डिटेल दी थी कि क्या होता है. ठीक है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से मेजरली बेयर एक्ट रीडिंग. ठीक है. और फाउंडेशन क्लासेस में एक्सप्लेनेशन. अब हर एक सेक्शन पे एक दिन लूँगा, या हर एक सेक्शन पर हर 2 सेक्शन 3 सेक्शन एक दिन में कराऊंगा, बिल्कुल डीपली बिल्कुल समझाकर. मेरे नोट्स भी साथ में रखे हुए हैं. ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तो नहीं है, पर इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत ज़ोरदार नोट्स हैं जो कि काम आने वाले हैं. और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो कोरस्पॉन्डिंग सेक्शंस है वो यही है मेंस के लिए. ठीक है. और जो नए सेक्शंस आए हैं इसमें वो हम अच्छे से खुद इंटरप्रेट करके, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट्स आएंगी उनसे बताएंगे. ठीक है. सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अपना सेक्शन 1 रीड कर रहा हूँ. शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट. सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा, इसकी एप्लीकेशन, इसकी हदें कहाँ तक रहेंगी, और कमेंसमेंट ये लागू कब से होगा. तो एक का एक. दिस एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. इस एक्ट को हम बोलेंगे क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. BSA नहीं बोलेंगे. गोल MCQ में क्वेश्चन आता है BSA लिखा हो, बिल्कुल भी गोला नहीं लगाना, क्योंकि बोलते क्या है इसको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ठीक है. वो तो हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे एब्रीवेशन बना लेते हैं कि इसको BSA बोलते हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को BNSS बोलते हैं. भारतीय नागरिक संहिता को हम BNS बोलते हैं. तो ऐसे हम बना देते हैं, पर नहीं. पर इसमें क्लियरली बता दिया, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. यही बोला जाएगा इसे. अब एक का 2. इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट. हर जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कि सिविल होती है और जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उनमें यह लगता है. और कहाँ पर लगता है, कोर्ट में, अदालत के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग चलती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसके समक्ष ये लगता है. ठीक है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, और इसमें शामिल है कोर्ट मार्शल्स भी. ठीक है. वो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी यही दिया होता, सेम डेफिनेशन है. कोर्ट मार्शल में भी इंडियन एविडेंस एक्ट यूज़ होता है. जो ये फौजी दगाबाजी कर देते हैं, अपने सीनियर्स से पंगेबाजी करके उनकी कमांड नहीं मानते, उनको कोर्ट मार्शल के लिए उनकी प्रोसीडिंग चलाई जाती है. तो उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट लगता है. ठीक है. बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर. बट एफिडेविट, शपथ पत्र, शपथनामा जो हम एफिडेविट कोर्ट में देते हैं, उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई भी लागू नहीं होता है. ठीक है. नोर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर. और ना ही तो आर्बिट्रेटर के सामने समक्ष जो प्रोसीडिंग चलती है उस पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लागू होता, ना ही तो इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हो रहा था. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे. हाँ, बट नोट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर. मतलब कोर्ट के सामने तो जो एफिडेविट देते हैं उसमें तो लगेगा ही नहीं. पर और अन्य ऑफिसर्स के आगे भी कोई आप एफिडेविट देते हो, उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट कोई रोल प्ले नहीं करता. क्यों? जैसे आपने तहसीलदार के आगे कोई कागज़ दिया, शपथ पत्र दिया, कोई पटवारी के आगे कोई शपथ पत्र दिया, उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई रोल नहीं है. ठीक है. तो यही हमारा था सेक्शन 1, जो कि अच्छे से समझाया है. अब इसका कोरस्पॉन्डिंग लोगो सेक्शन 1 था, वो मैंने बता दिया था. अब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे, डेफिनेशंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज था किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का. हम सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे. सेक्शन 2(1) इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. इस अधिनियम में ये नीचे दिए गई चीज़ें मानना, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. अगर कुछ अन्य चीज़ें दर्शाती हैं ये वर्ड्स जो नीचे आ जाते हैं, भाई अगर कंटेक्स्ट दिखाता है, सराउंडिंग्स उस वर्ड्स की, उस सेंटेंस की सेंस दिखाती है तो ये मानना, वरना कुछ और सेंस दिखाते हैं तो अन्य कुछ मानना. ठीक है. तो अब 2(1) का A, कोर्ट, पहले तो अदालत की डेफिनेशन दे दी है. कोर्ट इंक्लूड्स
ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। अब अदालत में कौन कौन आते हैं? सभी जजेस आते हैं और सभी मैजिस्ट्रेट्स आते हैं। अब मैजिस्ट्रेट्स और जजेस में डिफरेंस बता देता हूँ। मैजिस्ट्रेट तो भाई ओनली क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है, CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ऐसे होते हैं। और लेकिन वो जजेस क्या होते हैं? जजेस कोर्ट ऑफ सेशन वाले होते हैं, जो कि सिविल मुकदमे भी देखते हैं और क्रिमिनल मुकदमे भी देखते हैं, ठीक है, वो जजेस होते हैं। एंड ऑल पर्सन, और कोई अन्य पर्सन भी जजेस और मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं। कौन से वो? और अन्य पर्सन भी हो सकते हैं, सभी पर्सन। एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, पर जज कभी, पर कोर्ट कभी आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, और एंड ऑल पर्सन्स कौन होंगे? वो जो लीगली ऑथराइज है, कानून ने उन्हें ऑथराइजेशन दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है कि वो क्या ले सकते हैं? वो गवाही, सबूत ले सकते हैं अपने सामने। किसी व्यक्ति से बुला, उससे मंगवा सकते हैं, जाओ इसका सबूत हमें लेके जाओ, इसका सबूत हमें लेके जाओ, ठीक है, ये होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2(1) का बी, सेक्शन 2(1) का बी, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? अब कंक्लूसिव प्रूफ की एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आया होता है कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, इस वाले 2024 के पेपर में जो अभी 23 तारीख को दिया है सभी ने, उसमें कंक्लूसिव प्रूफ ये होता है भाई, एक अगर छोटा फैक्ट प्रूव कर दिया ना, और 2 छोटा फैक्ट प्रूव कर दिया, 3 छोटे फैक्ट प्रूव कर दिए, तो एक बड़ा फैक्ट प्रूव हो जाता है। छोटे छोटे रेलिवेंट फैक्ट प्रूव हो जाते हैं, तो एक बड़ा फैक्ट प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं वो किससे प्रूव होते हैं? वो एविडेंस से प्रूव होते हैं। और जो बड़ा वो क्या होता है? वो फैक्टिंग इशू होता है, वो छोटे छोटे रेलिवेंट फैक्ट जुड़कर फैक्टिंग इशू को प्रूव कर देते हैं, तो कंक्लूसिव प्रूव हो जाता है। अब उसको कोई हिला नहीं सकता उस जगह से, वो फिक्स हो गया उस जगह पे, अब कोई उसको हिला नहीं सकता, ठीक है। तो ये है कंक्लूसिव प्रूफ। डेफिनेशन पढ़ते भी, कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है जब एक फैक्ट को, एक तथ्य को इस डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम, घोषित किया हुआ इस अधिनियम ने, टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कि ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा किसका? दूसरे तथ्य का। एंड द कोर्ट शैल, अब कोर्ट की क्या राय दी गई है? मैंडेटरी या शैल है, ठीक है। ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, कि जब साबित हो जाए एक तथ्य, रिगार्ड द अदर एज प्रूफ, तो दूसरे वाले को भी कोर्ट मान लेगी कि हाँ वो भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन, और अलाउ नहीं करेगी फिर कि और गवाहियां और सबूत दी जाए, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट, कि उसको डिस्प्रूव किया जा सके। नहीं, अगर एक फैक्ट ने दूसरे फैक्ट को प्रूव कर दिया तो वो कंक्लूसिव प्रूफ बन गया है। अब उस कंक्लूसिव प्रूफ के लिए, कोई डिस्प्रूविंग के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिए जाएंगे, ये सीधी सीधी बार लगा देता है, यही कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो सेक्शन 2(1) के क्लोज बी में हमें कंक्लूसिव प्रूफ देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्री में जो 23 तारीख को, उसमें यह सीधा सीधा पूछा गया था, एक सिचुएशन दे दी थी ऐसी, और पूछा गया था कि भाई क्या होता है ये बताओ, ये कौन सा, मतलब डेफिनेशन दे दी थी, ऐसी नहीं दी थी पर मिलती जुलती ऐसी दे दी थी, तो सबको पता ही लग गया था कि ये कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन 2(1) का सी हम पढ़ेंगे, डिस्प्रूव्ड। अब ये डिस्प्रूव्ड क्या होता है भाई? प्रूव करना तो साबित किया, डिस्प्रूव मतलब ना साबित किया, ठीक है। डिस्प्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट, डिस्प्रूव्ड किस संदर्भ में? एक तथ्य के संदर्भ में। मीन्स व्हेन, मतलब है व्हेन, जब, व्हेन कब? आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, जब कंसिडर होता है, जांच पड़ताल हो जाती है, जब कंसिडरेशन, विचार विमर्श हो जाता है, द मैटर्स बिफोर इट, किसके? भाई मुद्दा कोई चल रहा है कोर्ट के सामने, उसके सामने को मुद्दा चल रहा है कोर्ट के सामने, उसके सामने कोई मैटर की विचार विमर्श हो गया है। द कोर्ट इधर बिलीव्स इट दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट को संतुष्टि मिल जाती है, यकीन कर लेता कि भाई ये जो फैक्ट है ना, जो तथ्य है मेरे सामने आया है, मैं इसको नहीं मानता, तो वो क्या है? अभी बताता हूँ। ओवर कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of the particular case to act upon a supposition that it does not exist, या कंसिडर कर लेता कि ये जो तथ्य मेरे सामने आया है ना, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। डेट अ प्रूडेंट मैन ought, कि एक साधारण सेंसिबल और केयरफुल व्यक्ति भी इसको नहीं मानता, मैं तो जज हूं, मैं कैसे मानूंगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, भाई हर हालातों में हर तथ्य अलग होते हैं, उसकी बता रहे हैं। टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एक्सिस्ट, और कैसे एक्ट करेगा फिर कोर्ट, कैसे कार्य करेगा कि भाई ये एग्जिस्ट, ये अस्तित्व में है ही नहीं तथ्य, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्रूव्ड, कि प्रूव्ड ही नहीं हुआ, ये असाबित, ये साबित ही नहीं हो पाया, ठीक है, डिस्प्रूव्ड। अब सेक्शन 2(1) का डी, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड। अब डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या होता है? दस्तावेज मतलब एनी मैटर एक्सप्रेस, कोई भी मुद्दा जो एक्सप्रेस है, मतलब खुलकर मुंह से बोला हुआ है, लिखकर बोला हुआ है, लिखकर लिखित में कोई कागजात है, और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज, या फिर खुलकर डिस्क्राइब किया, मतलब इलैबोरेशन उसकी
इस हद तक इंटरप्रिटेशन की हुई है उस डॉक्यूमेंट की, उस दस्तावेज की, कि वो दस्तावेज का रूप ले रहा है, ठीक है। और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और एनी अदर मीन्स और बाय वन एंड बाय or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। अब ये चेंज है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर बहुत फोकस दिया गया, क्योंकि मॉडर्न ईरा का लॉ है ये। तो भाई आजकल सारे क्राइम्स वगैरह जो भी होता है उससे फ़ोन वगैरह, आईपैड वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जुड़े रहते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत स्पष्ट रूप से चेंजेस देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के, मीडिया के, ठीक है। अब दोबारा हम 2(1)D की पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट मीन्स, डॉक्यूमेंट दस्तावेज का मतलब है एनी मैटर एक्सप्रेस, कोई भी मुद्दा जो एक्सप्रेस है, मतलब खुलकर मुंह से, ध्वनि से बोला हुआ है या फिर रिटर्न है, कागज पर लिखा हुआ है, और डिस्क्राइब, या कोई भी मैटर डिस्क्राइब किया गया। अब डिस्क्राइब कैसे होता है? डिस्क्राइब कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन से भी डिस्क्राइब कोई कर सकता है। अब जैसे हम एनडीटीवी में एक न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं, तो कई शो ऐसे आते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर मौखिक रूप से बोलता रहता है, पर साइड में एक ट्रांसलेटर बैठती है, जो डीफ एंड डम पर्सन जो उनकी न्यूज़ देखते हैं, तो उनके लिए विजिबल रिप्रेजेंटेशन से न्यूज़ समझाती रहती है, ऐसे वगैरह करके, ऐसे ऐसे करके। तो वो क्या है? वो भी डिस्क्राइब्ड की फॉर्म में आएगा। क्यों? वो डिस्क्रिप्शन दे रही है, ठीक है, चाहे ओरली नहीं दे रही है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से वो इंटरप्रिटेटर वो डीफ एंड डम लोगों को समझा रही है जो उसका टीवी देख रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस, या कोई मुद्दा जो रिकॉर्डेड है किसी भी सब्सटेंस पे, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे, बाय मीन्स, और कौन से मीन्स के द्वारा वो रिकॉर्डेड है? किसी भी सब्सटेंस से, लेटर्स, पत्र के द्वारा, फिगर्स, जो फिगर्स होते हैं न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक फिगर्स के द्वारा, मार्क्स, कोई निशान लगाया हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा, और एनी अदर मीन्स बाय, और या फिर और कोई अन्य मीन्स, ये रेजिडरी एंट्री खोल दी भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इससे जो लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स है, इनसे भी ज्यादा कोई एक है भाई, लेटर्स भी हो सकता है, सब्सटेंस एक ही ट्रांजेक्शन में, फिगर्स भी हो सकती है, मीन्स वो मार्क्स भी हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा मीन्स लिखा। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज, और इंटेंशन क्या है? मेंसरिया क्या है? जो भाई सब्सटेंस को बना रहा है कि वो यूज होने वाला, इस्तेमाल होने वाला है, कहाँ पर? और विच में बी यूज, या फिर कभी यूज होगा आने वाले टाइम में, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग डैट मैटर, और जो मतलब आज जिस मतलब के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जो मुद्दा इस सब्सटेंस पे ही यूज होने वाला है। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, और क्या क्या शामिल है डॉक्यूमेंट में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है, ठीक है। अब आपको मैं सब्सटेंस डॉक्यूमेंट का एक मोटा मोटा बता देता हूँ भाई। आप जो पेपर देखते हो ना, जो पेज देखते हो, ठीक है, जो पेज देखते हो, वो एक पेज ही है, लेकिन जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, जो सब्सटेंस लिखी हुई है, उससे वो डॉक्यूमेंट बन रहा है। लेकिन जैसे ये देखो, जैसे ये मेरी बुक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मेरी बुक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक बुक है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये पेज जो है, ये पेज अगर ब्लैंक होते, तो हम इनको क्या बोलते कि भाई इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, नहीं बोलते। अगर ये ब्लैंक होते, जैसे ड्राइंग फाइल में बिल्कुल प्लेन आती है पेपर्स, बच्चे ड्राइंग करके उस पर ड्राइंग बना देंगे, तो वो सब्सटेंस बना दी उन्होंने। जो नॉर्मल ड्राइंग फाइल थी, जो बिल्कुल खाली आई थी, बिल्कुल कोरे कागज थे, वाइट थे, वो ओनली ड्राइंग फाइल थी, वो कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ था। पर एक बच्चे ने अच्छी सी चित्रकारी बनाई है पेज नंबर 1 ऑफ ड्राइंग फाइल पे, और वो पेज नंबर 1 उस ड्राइंग फाइल का क्या बन चुका है? वो एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। उससे पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये बुक है, यह प्लेन होती, अगर मैं इस पे अपने प्रिंटर से निकाल के इस पेज को एक को लेता और प्रिंटर से प्रिंट कर देता, तो मैंने कैसे किया? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मैंने रिकॉर्ड कर दी सब्सटेंस, तभी इसने डॉक्यूमेंट का रूप लिया। वरना अगर एक खाली पेज होता ना, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है। और इंटेंशन क्या है मेरी? इंटेंशन क्या है कि भाई हाँ, इसमें कुछ सब्सटेंस छापनी है, ताकि आगे वाले आने वाले टाइम में मेरे लिए यूज में आए, या किसी और के लिए यूज में आए जो इसको पढ़े, ठीक है। तो यह होता है डॉक्यूमेंट। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बहुत खास है, इससे और क्लियर में समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज होता क्या क्या है। एक इलस्ट्रेशन डी का सेक्शन 2(1) का डी का इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ मैं, सब एड 1। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, एक लिखावट क्या है? एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। 2 वर्ड्स प्रिंटेड, कोई शब्द छपे हुए हैं। लिथोग्राफ्ट, कोई शब्द लिथोग्राफ्ड हैं। और फोटोग्राफ्ट, कोई शब्दों की फोटो खींची हुई है। आर डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी दस्तावेज है, ठीक है। 3 अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एक नक्शा, जो भारत का नक्शा आप देख रहे हो ना, वो चित्रकारी नहीं है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, जो आप मॉल्स में
मॉल्स, जो लिफ्ट्स होती हैं मॉल्स की या हॉस्पिटल की कोई लिफ्ट्स होती हैं, उसमें एक मैप लगा होता है बिल्कुल लिफ्ट में, जो कि आपको फायर एग्जिट का प्लान बताता है कि भाई फायर लग जाएगी तो हम इस प्लान को देख के एग्जिट करेंगे। तो प्लान भी क्या है, वो प्लान एक सिर्फ ड्राइंग नहीं है, उसको ड्राइंग नहीं मान लेगा, वो है डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज है, ठीक है। तो ये हमारे क्लियर बताया हुआ है। अ मैप और प्लान जो कि वो भी एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट। अब सब एट 4, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, एक इंस्क्रिप्शन है मेटल प्लेट पे। अब एक मेटल की प्लेट है, मान के चलिए कोई स्टेनलेस स्टील की प्लेट है, उस पर किसी ने कुछ इंस्क्रिप्शन करी, मतलब भाई कुछ धारदार कुछ चीज़ लेके, कुछ शार्पी चीज़ लेके उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन करी, कुछ लिखा, कुछ ड्राइंग बनाई, कुछ भी अपनी कलाकारी करी। तो क्या बन गया है वो मेटल प्लेट भी, वो स्टेनलेस स्टील का वो टुकड़ा, वो भी एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। और ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। या फिर देखिए कोई पत्थर होता है जिसपे कुछ इंस्क्रिप्शन आ जाती है, इंस्क्रिप्शन मतलब उस पे मोल्डिंग बना, मतलब कुछ लिख दिया, ये मान के चलो, ठीक है, एक स्टोन पर, एक पत्थर पे भी, ठीक है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है। देखिए कितना वाइड स्कोप है इसका। डॉक्यूमेंट सिर्फ एक पेज नहीं है, एक रजिस्टर का एक A4 साइज का कोई पेज नहीं है डॉक्यूमेंट तो वो है जो उसमें लिखा हुआ है, वो सब्सटेंस अगर उसमें होगी तो वह डॉक्यूमेंट बनेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक प्लेन पेपर है ना, वो एक पेपर ही है, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके ऊपर जब कुछ मटेरियल लिख दिया है, जैसे उसके ऊपर मैंने कुछ लिख दिया, मैंने ये मान के चलिए सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उसके ऊपर पूरा प्रिंट कर दिया, तो वो क्या बन चुका है अब, तो वह बन चुका है अब सीधा डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। उससे पहले क्या था, वो सिंपल पेज था। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर भी एक दस्तावेज होता है। 6, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ईमेल्स पे आते हैं, मेल्स जो जीमेल, हॉटमेल, yahoo.com, जो इन पे मेल्स हम करते हैं डेली में, कम से कम मेल हम करते हैं, हमें आते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक दस्तावेज ही है, ठीक है। सर्वर लॉग्स डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, जैसे कोई पीसी में डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स पे कोई वो है दस्तावेज है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। लैपटॉप के अंदर। और स्मार्टफोन, अब देखो स्मार्टफोन, जो हमारे स्मार्टफोन iOS वाले, एप्पल वाले या फिर एंड्रॉइड है जो, वो भी अगर उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कोई वस्तु है, अगर कोई आपको दिखाना चाहते हो कि भाई इस पे मेरी कोई सब्सटेंस लिखी हुई, तो वो क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है। मैसेजेस, अब जो SMS मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, स्नैप मैसेजेस आते हैं, तो वो सारे भी एक दस्तावेज है, ठीक है। वेबसाइट्स, अब वेबसाइट्स पे हम कुछ ढूंढते हैं और उस पर सब्सटेंस लिखी तो आती है, तो वो भी दस्तावेज है। लोकेशनल एविडेंस, वही लोकेशन के, मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 घंटे बाद मैं रेवाड़ी चला जाऊँगा, तो वो क्या है, वो भी मेरी लोकेशन है। जैसे ट्रांजिट जो होती है ना, ट्रांसिट होती है जो गूगल मैप्स पे जो चलती रहती है आपके साथ साथ, आप कहाँ जा रहे हो, तो आपकी ट्रांजिट बन जाती है। तो अगर वो उसका कोई प्रिंट निकालेगा और कहीं पे यूज़ करेगा, तो वो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कहाँ कौन सी गलियों से ट्रैवल करके कहाँ निकला, उसका मैप निकल जाएगा, ठीक है। वो गूगल की शायद गूगल मैप्स पे ट्रांजिट का ऑप्शन है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, एक ट्रांजिट या इससे मिलता जुलता कोई शब्द है। तो अगर हम आके उसको निकालेंगे, उसका रिकॉर्ड प्रिंटर में प्रिंट करेंगे कि मैं कौन सी गली में से मेरा फ़ोन होकर गुजरा, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज का रूप बन जाएगा, ठीक है। एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेज आर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, वॉइस मेल मैसेजेस हैं, जो वॉइस मेल होती है, जैसे आपका फ़ोन बंद होता है, ठीक है, या एयरप्लेन मोड पे होता है या फिर स्विच ऑफ हो जाता है, तो वॉइस मेल सर्विस होती है। जिसने वो एक्टिवेट करी होगी उसको तो अच्छी तरह से पता होगा कि भाई अगर किसी बंदे का फ़ोन बंद है, एयरप्लेन मोड पे है, फिर नॉट रीचेबल है, तो अगर उसने वॉइस मेल अपना सेटअप कर रखा तो वो बोलता है, हाय आई एम मोहित, अभी तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कृपया अपना मैसेज छोड़े। तो अगर किसी व्यक्ति ने जो आपको कॉल करा, उसने वहाँ मैसेज लिखा ना और आपके पास वो पहुँच गया, जब भी आप फ़ोन चालू करोगे तो वॉइस मेल तो आएगा ही, तो वो भी दस्तावेज ही है, ठीक है। स्टोर्ड ऑन डिजिटल सर्विसेज आर डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारे दस्तावेज हैं। तो ये हमारा जो 2.1 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी की इलस्ट्रेशन जो 6 है वो नई ऐड हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2.1 क्लोज ई, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब गवाही बता रहा है, सबूत बता रहा है, और क्या होते हैं वो बता रहा है। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, एविडेंस का मतलब है और शामिल है ये सब एट 1, all statements including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. Okay, अब दोबारा पढ़ते हैं सब एड 1। अब मैंने पूरा फराटेदार पढ़ दिया, अब दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब समझेंगे इसका। all statements,
हर वह कथन, सारे कथन, ठीक है, कौन से, इंक्लूडिंग, और क्या शामिल है इसमें, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, कथन जो आपने दिए हैं, कहीं कभी दिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली दिए हैं। कोई स्नैपचैट पे आपने कोई मैसेज टाइप किया, कोई कथन टाइप किया, 5 लाइन होगा, तो वो क्या बन चुका है, वो स्टेटमेंट बन चुकी है अब। विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, और जो जिसको कोर्ट इजाजत दे देगा, कोर्ट उसको परमिट कर देगा, इजाजत दे देगा, और रिक्वायर्स या फिर इजाजत नहीं दे रहा तो मांगता है, मतलब कोर्ट मांगेगा किसी से कि भाई उसको लेके आओ, किस चीज़ में लेके आओ, टू बी मेड बिफोर इट, उसको जो स्टेटमेंट है उसको मेरे सामने लेके आओ, इट बाय विटनेसेस, और कौन कौन सामने लेके आएगा, कौन अपने कथन बोलेगा, विटनेसेस, गवाह बोलेंगे, ठीक है, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, और वो किससे संदर्भित होना चाहिए, संदर्भ सीधा सीधा किससे रखना चाहिए, वो मैटर्स जो अंडर इंक्वायरी हैं, ठीक है। अब स्नैपचैट पे रोज व्यक्ति लोग, बच्चे लोग रोज कम से कम 500 मैसेज शेयर करते हैं। अब क्या कोई जो कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है वो क्या रेलिवेंट है उस स्नैपचैट के किसी अन्य कोई रैंडम व्यक्ति के, नहीं है ना। तो कोर्ट मान के चलिए ए वर्सेस बी है, ए एक लड़का है, बी एक लड़की है, वो ऑनलाइन चैट करते थे, उनमें वो हो गया, उन्हें फ्रेंडशिप हो गई, रिलेशन में आ गए वो, ठीक है, ऑनलाइन चैट करते करते। अब ए था बहुत बड़ा ऑफेंडर, उसने बी को, वो तो झूठे सच्ची तरह मिसकंसेप्शन दिखा के उसको बहलाए फुसलाए और अपने रिलेशन के लिए कमिट किया, ठीक है। लेकिन ए था बहुत बड़ा ऑफेंडर, वो क्या करता था, लड़कियों को अपने पास बुलाता था और उन्हें रेप करता था और उनको फिर मार देता था या फिर उन्हें कहीं आगे सप्लाई कर देता था। तो अब ए क्या हुआ, ए ने जो बी से जो व्हाट्सएप पे जो ए ने बी से स्नैपचैट पे जो मैसेजेस कन्वे करके उनकी जो रिलेशनशिप की स्टोरी बिल्डअप हुई है वो क्या है, सीधे सीधे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली है वो, ठीक है। और विटनेस अब उनमें कौन करेगा, भाई बी की मम्मी है, बी का भाई है, दोस्त लड़की का, उसके पापा हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि भाई सारा से दिन फोन में लगी रहती है, बेटी क्या कर रही है, कुछ तक कुछ खिचड़ी पकड़ी, अगर उसका मर्डर हो जाता है, बी ए से मिलने चली जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, तो सीधा पुलिस फोन को वो कह देंगे कि फोन देखो, इसमें है ना ये सारा दिन चैट करती थी, पक्का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वही पुलिस ने फिर बी का फोन देखा, सब कुछ पूरी कुंडली मिल गई भाई, डे 1 से लेके डे 100 तक की बातें सारी करी हूँ। तो उसकी गवाही कौन दे सकता है, उसके बी का भाई दे सकता है, बी की मम्मी दे सकती है, बी का पापा दे सकता है, ठीक है। अब वो और अंडर इंक्वायरी, अब वो जो फैक्ट है, बी ने जो मोबाइल से चैटिंग की थी ए के साथ, वो फैक्ट जो अंडर इंक्वायरी, अब जो स्टेट वर्सेस ए की ट्रायल चलेगी, क्या वो फैक्ट रेलिवेंट है उस केस में, क्या जब उसके मम्मी पापा गवाही देंगे आके, क्या वो रेलिवेंट है, 100% रेलिवेंट है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। तो ये था हमारा 2E का सब हेड 1। अब सब हेड 2 हम पढ़ेंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स, और हाँ सब हेड 1 की लास्ट पार्ट रहेगा, एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो ऐसी गवाही को हम क्या बोलेंगे, ओरल एविडेंस बोलेंगे, मौखिक गवाही बोलेंगे, ठीक है। अब सब हेड 2 ऑफ 2(1)E ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, हर वो दस्तावेज जो उसमें क्या शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड, या फिर कोई प्रिंटेड डिजिटल रिकॉर्ड है, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। और वो क्यों प्रस्तुति की गई है उसकी, क्योंकि भाई कोर्ट जो अदालत है उसका इंस्पेक्शन कर सके। एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ऐसे दस्तावेजों को क्या बोलेंगे हम, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलेंगे, ठीक है। दस्तावेज वाले एविडेंस, सबूत बोलेंगे। अब डॉक्यूमेंट्री के भी 2 टाइप्स आ जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो हमारे 2 टाइप्स थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो ये 2 थे, तो आगे इसमें भी आएंगे 100%। तो अब देखना, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2(1) का क्लोज F। अब ये फैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि फैक्ट क्या होता है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब फैक्ट का मतलब है, तथ्य का मतलब है क्या, मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट में शामिल है, और इसका मतलब है सब हेड 1 एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग्स, एक चीजों के बार बार होने की घटना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डेली पढ़ाता हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कि ये क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स है कि आई एम टीचिंग यू, ओके। तो दिस इज स्टेट ऑफ थिंग्स। अगर मैं 2 महीने में एक वीडियो डालूँ, सो इट इज अ स्टेट ऑफ थिंग, नो इट विल नॉट बी अ स्टेट ऑफ थिंग। तो ये भी इसमें होगा फैक्ट में। और रिलेशन ऑफ थिंग्स, अब रिश्ते क्या है थिंग्स के बीच में, उन चीज़ों के बीच में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है भाई, एज अ मेंटोर एंड एज अ स्टूडेंट के हमारे में बीच में रिलेशन है, और हमारे बीच में तथ्य क्या शेयर हो रहे हैं,
भाई मैं नॉलेज जो है इस बुक्स में लिखी हुई है, स्टैट्यूट में लिखी हुई है, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हो भाई, आप देख के अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो और वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो टॉपिक को, ठीक है। तो वो होता है रिलेशन ऑफ थिंग्स। अब तथ्यों के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी क्या होता है, फैक्ट होता है। आप देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, और वो एक तथ्य जो ये सारे हैं वो कैसे, वो सक्षम है, वो कैपेबल है किस चीज के लिए, कि परसीव्ड बाय सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस होती है, 5 या 6 सेंसेस होते हैं, उनसे परसीव कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये परसीव कर सकते हो आप भाई, आपके कानों से होते हुए आवाज़ सीधे आपके माइंड में जाती है, परसीव हुआ ना, सेंसेस से तो परसीव हुआ, ठीक है। अब मैं इशारे कर रहा हूँ, आपने परसीव किया ना कि भाई मोहित क्या इशारे कर रहा है, ये क्या इशारे हैं, ये आपने सीधा परसीव किया ना अपनी आई से, तो ये भी सेंसेस है, ठीक है। अगर लाइव पढ़े हो आप, सॉरी, अगर आप लाइव मेरी क्लास में होते, अगर भाई सामने अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता तो कोई लाइव चेयर रखी होती, आप वहाँ होते, और कोई बच्चा परफ्यूम लगा के आया होता क्लास को पढ़ने कोई परफ्यूम लगा के आया होता, तो सारे बच्चे उसके परफ्यूम को स्मेल करते और क्या कहते भाई, उन्होंने स्मेल कैसे किया, अपनी नोज से किया। तो वो भी एक फैक्ट है कि वो बच्चा डेली परफ्यूम लगा के आ रहा है क्लास में, वो स्टेट ऑफ थिंग्स है। अब वो 2 महीने में एक बार परफ्यूम लगा के, तो वो थिंग है, ठीक है, वो वस्तु है। तो यही क्या है, ये फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट का सबहेड 1 हमें बताया, सबहेड 2 एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब वो पहले बताया था, कोई भी मेंटल, कोई भी दिमागी कंडीशन, कोई भी दिमाग की हालत जो कि व्यक्ति के नॉन में कैसे आई, जब वो कॉन्शियस था, मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं था, उसका दिमाग एक्टिवली सुन रहा था, सारे सेंसेस को ऑपरेट अच्छी तरह से कर रहा था, तो वो भी एक फैक्ट है, तथ्य है। अब हमारे पास इर्द गिर्द हमारे पूरे दिन में एक व्यक्ति के साथ ही कम से कम लाखों तरह के फैक्ट होते हैं। क्या वो हर केस में रेलिवेंट है? नहीं, रेलिवेंट नहीं है। उस ट्रांजैक्शन में क्या फैक्ट हुए वो ही केस में रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट का मैं सेक्शन 3 को कोरस्पॉन्ड कर रहा हूँ सीधा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज से। तो ये फैक्ट है भाई, फैक्ट चल रहे हैं हमारे बीच में, क्योंकि मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। अब क्या, अगर कोई इस वीडियो की कोई खुदा ना खास्ता कोई कंप्लेंट कर दे, तो क्या ये मैटर रेलिवेंट हो जाएगा कोर्ट में जब इंक्वायरी चलेगी? 100% ये मैटर रेलिवेंट हो जाएगा। अब मान के चलिए कोई मेरी वीडियो 1 थी, मैंने एक वीडियो 1 बनाई थी जो अपने पहले चैनल पे, वीडियो 1 जो मैंने डाली थी वो मैंने जुडिशियल सेपरेशन की 1 मिनट 20 सेकंड की कोई रील डाली थी, ठीक है, शॉर्ट डाला था, सॉरी। तो क्या वो जो आज मैं इस वीडियो में कुछ भैया आपको कुछ बताऊंगा और वो कुछ अगर अच्छा नहीं लगा, वो कुछ कोज ऑफ एक्शन कर गया किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, तो क्या मेरी वीडियो 1 इस मैटर से रेलिवेंट रखेगी? जो हमारे बीच में आज चल रहा है इस फैक्ट से नहीं रखेगी, वो इररेलेवेंट फैक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे बीच में आज ट्रांजैक्शन में जो बातें चल रही हैं तो वही रेलिवेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारी मेंटल कंडीशन में जो फैक्ट्स आ रहे हैं ना ट्रांजैक्शन के दौरान, और कॉन्शियस माइंड में, ठीक है, मतलब बुद्धि पूरी काम कर रही कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं। अनकॉन्शियस माइंड के सारे फैक्ट सारे इररेलेवेंट हो जाते हैं, कोई भी किसी काम का नहीं रहता, ठीक है। तो यह था हमारा 2(1) के क्लोज एफ की डेफिनेशन। हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी, 2(1) के क्लोज एफ की इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। सबहेड 1 दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, की भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, वस्तुएं हैं, अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर, और वो अरेंज लगी हुई है सर्टेन ऑर्डर में, जैसे ए की जगह लगा हुआ है, बी की जगह लगा हुआ है, सी की जगह लगा हुआ है, डी की जगह लगा हुआ है। ये तो ABCD ऐसी तो क्रम में चलती है। तो ऐसे ही ओडी कंपनी में आप जाएंगे, ओडी A1 आती नहीं होगी, ओडी A1 ऐसे लगी हुई है, ओडी A2 ऐसे लगी हुई है, मतलब सीरियल अरेंजमेंट में लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, इन सर्टेन प्लेस, और एक जगह लगी हुई इज अ फैक्ट, तो ये भी तथ्य है। अब ABCDEFGH पूरे जो अल्फाबेट्स है एक ही उसमें लगे हुए हैं, एक ही सिंगल लाइन में लगे, सर्टेन ऑर्डर में लगे हो, तो ये क्या है, और एक ही जगह पे प्लेस है वो, तो ये तथ्य है, ठीक है। अब देखिए, अब एक स्कूल है मान के चलिए, उसमें जो नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सारे किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स की क्लासेज हैं, भाई प्री नर्सरी है, LKG है, UKG है, और लंबे टाइम से वहीं उसी ऑर्डर में लगी हुई है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक तथ्य है। अब मान के चलिए अगर 1-2 दिन भाई नर्सरी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे बैठती है, LKG क्लास सेकंड फ्लोर पे बैठती है, तो क्या वो फैक्ट है? वो बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है, क्योंकि वो सर्टेन ऑर्डर पे बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है, ठीक है। अगर लंबे टाइम तक वो बैठती है, और चाहे 1-2 दिन भी वैसे बैठती है और 2-3 दिन मिसप्लेस हो जाती है, तो वो फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सबहेड इलस्ट्रेशन का 2 दैट अ पर्सन हर्ड और सो समथिंग इज अ फैक्ट। एक व्यक्ति ने
कुछ सुना और एक व्यक्ति ने कुछ देखा, तो ये क्या है? तथ्य है। अब मान के चलिए कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, ए बी को गोली मार रहा है, वहां भाई बहुत सारे बाई स्टैंडर्ड्स भी खड़े हैं। अब एक बाई स्टैंडर्ड्स ने, भाई बहुत सारे खड़े हैं, मतलब कोई बस स्टैंड, मान के चलिए क्राइम ऑफ सीन बस स्टैंड है, ए ने बी को बस स्टैंड पे गोली मारी, पैर में गोली मारी, बी चिल्लाया बहुत तेज से, तो बाई स्टैंडर्ड सी और डी ने भी सुना, भाई बी चिल्लाया बहुत तेज से, भाई गोली लगी, चिल्लाया, उनने सुना, तो ये क्या है? ये तथ्य है, ये तथ्य है। एक व्यक्ति अब ई भी खड़ा है साथ में, लेकिन वो डीफ है, लेकिन उसने देखा कि भाई चिंगारी उठी थी रिवॉल्वर में से, तो वो क्या है? उसने सो किया, उसने देखा, तो वो क्या है? उस डीफ व्यक्ति ने जो देखा वो क्या है? वो भी एक फैक्ट है कि भाई उसने आवाज तो नहीं सुनी, क्योंकि फॉर द रीजन ही इज डीफ, बट उसने देखा ही इज नॉट ब्लाइंड, बस उसने देखा कि भाई जब गोली चली, रिवॉल्वर से शॉट फायर हुआ तो चिंगारियां उठी, तो ये क्या है? ये भी तथ्य है, ठीक है। अब इन चीजों की ए वर्सेस बी जो गोली लगी उसका इंक्वायरी चलेगी, तो ये विटनेसेस आके उसकी गवाही देंगे, तो क्या रेलिवेंट होगा? 100% ये रेलिवेंट होगा। क्यों रेलिवेंट होगा? भाई वहीं खड़े बाई स्टैंडर्ड्स, ए ने बी को गोली मारी, सी और डी ने सुनी, ई ने भाई चिंगारी देखी, क्योंकि ई बहरा है, उसको गोली की आवाज सुनाई नहीं दी, पर चिंगारी उसने जब आग उठी बंदूक में से, चिंगारी पूरी अच्छी तरह से देखी उसने। तो क्या जब इसकी जो ए पे स्टेट वर्सेस ए केस चलेगा 307 का या कुछ भी ग्रीवियस एक्ट का, तो क्या ये रेलिवेंट होगा? इनकी गवाही 100% रेलिवेंट होगी, ठीक है। और अब मान के चलिए कोई 2 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पुलिस पार्टी, प्रोसिक्यूशन पार्टी, अभियोजन पक्ष गवाह के रूप में ले आता है, वो कहता है सर इसने भी 2 किलोमीटर दूर से वो गोली की आवाज सुनी थी। इट इज पॉसिबल, रीजनेबल प्रूडेंट मैन ये सोच सकता है, एक साधारण एक व्यक्ति आपके और मेरे जैसा जो सोफी में बैठा है कॉन्शियस माइंड से, कि एक गोली चली यहाँ और 2 किलोमीटर दूर जा तक एक व्यक्ति को उस गोली की आवाज सुनाई देगी, तो ये क्या हो सकता है? या प्रोसिक्यूशन कहे भाई 1% मान के चलिए कि भाई इको हो गई थी और सुन गई, पर ये मान के चलिए प्रोसिक्यूशन कहता नहीं सर इसने देखा भी था, क्योंकि इसकी आंख तो 6x6 नहीं है, 6x10 है, तो क्या ये पॉसिबल है? उस प्रोसीडिंग में उसका विटनेस, उस जो विटनेस आएगा, क्या उसकी गवाही रेलिवेंट रहेगी? 100% इररेलिवेंट रहेगी, वो बिल्कुल बेकार है। भाई जा तू झूठा गवाह बन के आया, अब तेरे को और भी चार्ज लगा देंगे नहीं तो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन का 3 हम पढ़ेंगे। दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट, कि एक व्यक्ति ने कुछ शब्द बोले। अब शब्द बोलने में इसमें लिखना भी शामिल है, ठीक है। एक व्यक्ति ने शब्द बोले तो वो भी तथ्य है, ठीक है। फैक्ट मतलब तथ्य, फैक्ट जहां भी आ जाए ना तथ्य लगा ले कि भाई फैक्ट तो तथ्य होता है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 4, दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, एक व्यक्ति होल्ड्स करता है, अपने मन में धारण करता है कि कोई ओपिनियन, कोई राय, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, तो उसकी एक इंटेंशन भी है, भाई वो जो राय होल्ड कर रहा है उसके दिमाग में कुछ घूम रहा है ना, तभी तो वो राय होल्ड कर रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भाई कोई मेरे को सुन रहा है, तो उसने कोई राय बनाई, भाई मोहित कैसा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है, बिल्कुल बेकार पढ़ाता है, तो उसने राय बनाई, इंटेंशन हुई तभी तो बनाई ना, तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्ट्स इन गुड फेथ, और अच्छे विश्वास में काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और फ्रॉडुलेंटली या फिर धोखेधड़ी से फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है, और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, पर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको एक पर्टिकुलर सेंस में यूज करता है, मतलब सीधा सीधा सरकाज़म में यूज करता है। भाई एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसके डबल मीनिंग निकलते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह पे वो बोलता है जिसके उसका ऑर्डिनरी मैंस को तो लगेगा, जो सरकाज़म की लैंग्वेज नहीं समझ उनको तो लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल सा वर्ड था, लेकिन जिसको जो टारगेटेड है, जिसने इंटेंशन की हुई कि मैं ये वर्ड बोलूंगा, और जो टारगेटेड व्यक्ति है जिसके लिए बोलना है, उसको तुरंत महसूस हो जाएगा ये तो मेरे लिए बोला गया है, तो ये क्या है। और यूज इज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, एक पर्टिकुलर वर्ड, एक छाटा हुआ शब्द एक छाटी हुई सेंस में बोलता है, तो वो क्या है? वो भी तथ्य है। आगे पढ़ते हैं। और वॉज अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट, या एक व्यक्ति जब ये सारी चीजें जो मैं भाई बता रहा था, फ्रॉडुलेंटली कुछ बोलता है, कुछ कार्य करता है, गुड फेथ में कुछ कार्य करता है, कुछ ओपिनियन, कुछ राय धारण करता है अपने मन के अंदर, लेकिन वो कब करता है? टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज फैक्ट, कोई कॉन्शियस माइंड से करता है, अनकॉन्शियस माइंड से नहीं। वो तो पहले ही बता, जनरल रूल है भाई, अनकॉन्शियस माइंड का जो भी तथ्य है वो इररेलेवेंट है। अब देखिए, वो एट अ स्पेसिफाइड टाइम, जो ये सारे कार्य हुए ना व्यक्ति ने करे गुड फेथ में और टाइम वगैरह देख के, तो उसने स्पेसिफाइड टाइम में किए, एक समय निर्धारित था, उसी समय के बीच में उसने कोई राय अपने मन में लाई और व्यक्ति को जाहिर की, तो वो क्या है? वो तथ्य है, वो फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है 2(1) का क्लोज एफ। अब 2(1) का क्लोज जी हम पढ़ेंगे।
फैक्ट्स इन इशू। अब फैक्ट्स इन इशू मैंने कल भी बहुत अच्छी तरह बताया था, जो पहले वाली वीडियो थी पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी क्लास। अब सीधे सीधे इसमें तो डेफिनेशन में बहुत उलझाया हुआ है, मैं आसानी से 1 मिनट के अंदर फैक्ट इन इशू समझा देता हूँ। भाई देखो, फैक्ट्स इन इशू एक वह फैक्ट होते हैं, वह तथ्य होते हैं जो एक केस में साबित हो गए ना, प्रूव्ड हो गए तो आपका केस प्रूव हो जाता है। अभियोजन पक्ष ने जो फैक्ट्स इन इशू है वो प्रूव करने हैं। और फैक्ट्स इन इशू क्या होते हैं भाई, सीपीसी में तो ऑर्डर 14 में ऑर्डर इशू फ्रेम हो जाते हैं, आईएफ हो जाते हैं, ठीक है, इशू फ्रेमिंग हो जाती है। लेकिन क्या क्रिमिनल ट्रायल में, क्रिमिनल इंक्वायरी में कोई इशू फ्रेमिंग होती है? बिल्कुल नहीं होती। उसमें चार्ज फ्रेम होता है। और जो डायरेक्टली जो वो है ना फैक्ट्स इन इशू है, भाई एक ऑफेंस हुआ, भाई किसी का मर्डर हुआ, तो जो फैक्ट्स इन इशू रहेंगे ना उस मर्डर के केस में, वो सीधा जो कोर्ट उसको ट्रायल करेगा उसके कोग्निजेंस में रहेंगे। भाई हर क्राइम के, हर ऑफेंस के फैक्ट्स इन इशू सेम होते हैं। और वो कहाँ दिए गए हैं? जो हमारे आईपीसी के, जो हमारे अब ये बीएनएस है, भारतीय नागरिक संहिता है, बीएनएस है, इसमें जो सेक्शंस है, जो धाराएं हैं, उनमें ये फैक्ट्स इन इशू बताए गए हैं। फैक्ट्स इन इशू होते क्या हैं? जो इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है ना, उनको फैक्ट इन इशू बोलते हैं। एक व्यक्ति ने, अभियोजन पक्ष ने वो प्रूव कर दिए फैक्ट्स इन इशू, तो उसने अपना केस प्रूव कर दिया, ठीक है। दोषी के वकील ने उनको डिसप्रूव कर दिया, तो उसने क्या किया? उसने फैक्ट्स इन इशू को डिसप्रूव कर दिया, तो उसका जो अक्यूज है, उसका क्लाइंट है, वो बरी हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा। अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? उसको 100% कन्विक्शन होगी। तो मेन यही चीज है, फैक्ट्स इन इशू वो होते हैं जो केस की जान होती है। अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करा तो भाई कन्विक्शन हो गया अक्यूज को, अक्यूज के वकील ने डिसप्रूव किया तो उसका एक्विटल होगा। फैक्ट्स इन इशू ये होते हैं। मतलब किसी ने भी प्रूव किया, भाई मान के चलिए कोई थेफ्ट का केस है, 379 का कोई केस है थेफ्ट का, उसमें डिसऑनेस्टली मूविंग ही एक्टस रियस है। भाई डिसऑनेस्टली अपने किसी ने किसी की प्रॉपर्टी मूव की ना, तो वो ही एक्टस रियस है और वो पनिशेबल है, ठीक है। तो अगर इसमें फैक्ट इन इशू क्या बनेगा कि भाई ए ने, मानो चलो बी का एयरपोर्ट उठा लिया जिम में से, तो क्या फैक्ट इन इशू बनेगा? डिड ए मूव दैट प्रोडक्ट, डिड ए मूव दैट ऑब्जेक्ट, डिड ए वाज हैविंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये फैक्ट इन इशू रहेंगे। ये नहीं रहेंगे कि भाई, ये नहीं रहेंगे फैक्ट इन इशू एयरपोर्ट की कीमत क्या थी, ये नहीं रहेगा फैक्ट इन इशू कि भाई कितने बजे बी ने वहां एयरपोर्ट, वहां उस पे जहाँ वाटर बोतल स्टैंड होता है जिम में, वहां रखे थे, ये फैक्ट इन इशू रहेगा। फैक्ट इन इशू तो ये रहेंगे कि क्या रहेंगे कि क्या एक ही इंटेंशन थी एयरपोर्ट्स को चोरी करने की, ठीक है। ये सारे फैक्ट इन इशू रहेंगे। क्या डिसऑनेस्टली उसने मूव किया था, क्या किसी ने देखा था, तो वो गवाह बता देंगे आके, भाई सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक हो जाएंगे, क्या भाई ए ने बी का एयरपोर्ट जहां वाटर बोतल स्टैंड होता है जिम का, वहां से उठाया है। तो फैक्ट इन इशू क्या रहेगा? सीधा सीधा यही रहेगा, डिड ए मूव्ड दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट लोकेशन। ये तो मैं और इलेबोरेटली, मतलब और संक्षेप में बता रहा हूँ, ये लाइन में बता रहा हूँ। कोर्ट की कुछ और लैंग्वेज होती है जो नीचे मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, इलस्ट्रेशन बताऊंगा, उससे क्लियरली समझ में आ जाएगी कि फैक्ट इन इशू होते क्या है। और इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखते हैं फैक्ट्स इन इशू। एक सेकंड रुकिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2G में पढ़ा रहा था, ये थोड़ा छूट गया था, मैं बाहर चला गया था। 2G मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको एक ही वीडियो में मर्ज करके डाल दूंगा, ठीक है। 2G फैक्ट्स इन इशू means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied any suit or proceeding necessarily follows। तो यह फैक्ट्स इन इशू की डेफिनेशन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वही फैक्ट इन इशू होता है। हिंदी में बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया था, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, explanation of fact issue whenever under the provisions of the law for the time being force related to CPC। तो बोल रहा है कभी भी जब CPC के प्रोविजन जो भी फोर्स में रहे उसके समझना। एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, कोई कोर्ट रिकॉर्ड करती है क्या? इशू ऑफ फैक्ट, मतलब ऑर्डर फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग, सॉरी ऑर्डर फ्रेमिंग नहीं, इशू फ्रेमिंग, ऑर्डर 14 में, ठीक है। द फैक्ट टू बी asserted or denied is in the answer to such issue is a fact in issue। अब जो इशू फ्रेमिंग करेगी ऑर्डर 14 में, तो जो उसके लिए कोई जवाब दिया जाएगा, उसको साबित करने के लिए, जैसे एक सिविल केस में कोई डिस्प्यूट था, जैसे मान के चलो कोई पार्टीशन का डिस्प्यूट था, ठीक है, पार्टीशन का और मीन प्रॉफिट्स का इशू मान के चलिए, तो मीन प्रॉफिट्स, तो क्या फैक्ट इन इशू रहेगा इसमें कि क्या इतना मीन प्रॉफिट दिया जाना था, क्या इस तारीख से मीन प्रॉफिट कैलकुलेट होना था, तो ये फैक्ट इन इशू रहेगा। तो सीपीसी में बोल रहा है
इफेक्टिव इशू वो होते हैं जो असर्टेड, जो आप उसको प्रूव करने के लिए इफेक्टिव इशू को असर्ट करते हो, डिनाई करते हो एक एलिगेशंस को, एक उसमें इशू फ्रेमिंग मोड 14 में, तो वो इफेक्टिव इशू होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा 2-1 का जी। अब 2-1 के जी का भी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, इससे इफेक्टिव इशू और क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अभी। ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए पे केस चल रहा है कि उसने मर्डर किया है बी का। एट इस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इशू। अब ए की ट्रायल पे कौन कौन से फैक्ट्स इशू में रहेंगे जो कि प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा तो एक को सजा होगी, अगर एक का वकील प्रूव करेगा तो एक को सजा नहीं होगी, एक का वकील डिसप्रूव करेगा तो एक को सजा नहीं होगी। अब देखिए 1 डेट ए कोज्ड बीज डेथ, कि ए ने बी की हत्या की है। ठीक है, ये फैक्ट इन इशू रहेगा। 2 डेट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, कि ए की इंटेंशन थी, मेंसरिया था कि बी को मारना ही है। 3 डेट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, भाई बी ने ही कुछ उसको नेम कॉलिंग से बुलाया और बी ने ही पहले उसको प्रोवोकेशन दी, तभी ए ने गुस्से में आकर उस पर हमला किया और वह मर गया, तो यह भी फैक्ट इन इशू रहेगा। 4 डेट ए, कि ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ, की जब वो कार्य कर रहा था ए, जिस कार्य से बी की डेथ कोज हुई है, हत्या कोज हुई है, वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, की ए तो अनसाउंड था, माइंड से पागल व्यक्ति था उस टाइम जिस टाइम वो कार्य कर रहा था। इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, उसको तो पता ही नहीं था कि वो किस श्रेणी का अपराध कर रहा है, क्योंकि वो अनसाउंड था। वो सीधा सीधा सेक्शन 84 आईपीसी का डिफेंस लेने की सोच रहा है। तो ये सारे फैक्ट में इशू रहेंगे। अब इस सिचुएशन में अगर वो इंटॉक्सिकेशन में होता तो 85 का डिफेंस उसे प्रूव करना पड़ता। अब जो 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 जनरल एक्सेप्शंस की डिफेंस लेगा तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। सेक्शन 106 या 105 इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली हमें बता भी देती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इशू रहेंगे। अब फैक्ट इशू डायरेक्टली कोर्ट की नॉलेज में होते हैं। हर क्रिमिनल केस के फैक्ट इशू कोर्ट की डायरेक्ट नॉलेज में होते हैं। उन्हें वकील नहीं बताएगा, अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन नहीं बताएगा, और सरकारी वकील नहीं बताएगा, ना तो अपराधी का वकील बताएगा जी ये फैक्ट इशू इस केस में। नो, फैक्ट इशू तो डायरेक्टली कोर्ट के कॉग्निजेंस में है, क्योंकि हर केसेस में वही फैक्ट इशू होते हैं। क्योंकि जो आईपीसी या जो और अदर पीनल लॉ है उसमें सीधा सीधा बताया हुआ है क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं ना हर सेक्शन में, तो वही फैक्ट इशू है। ठीक है, तो यह हमारा हुआ 2-1 का जी। अब 2-1 का एच, मे प्रिज्यूम। अब मे प्रिज्यूम, मे मतलब डिस्क्रिशन है, कोर्ट के हक में, हाथ में फैसला दे रखा भाई आपको प्रिज्यूम करना है या नहीं करना, तो आप संभालो। अब 2H की बॉडी, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, जब भी बताया गया इस अधिनियम ने बताया कि कोर्ट को, अदालत को एक फैक्ट, एक तथ्य मे प्रिज्यूम कर रहा है, मतलब मे मतलब शैल नहीं है, डिस्क्रिशन है कि वो डिस्क्रिशन है, वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। ठीक है, इट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव, तो कोर्ट क्या करेगा, तो वो रिगार्ड कर लेगा, संदर्भ रख लेगा कि हाँ भाई अगर इस अधिनियम ने उसको मे प्रूव बताया तो हाँ मैं उसको प्रूव्ड मान लेती हूँ। कोर्ट के कहना है ये कि अदालत मानती है कि अगर मे प्रिज्यूम इस अधिनियम ने बताया तो मैं उसको प्रूव भी मान लूंगी। अनलेस, क्यों नहीं, कब नहीं मानेगी कोर्ट प्रूव उसको, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूव इट, जब तक नहीं मानेगी जब तक कि अक्यूज पक्ष ने, अक्यूज के वकील ने उसको डिसप्रूव कर दिया, साबित हुआ था, कोर्ट ने प्रिजम्पशन, मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन कर दी, पर अपराधी के वकील ने उसको डिसप्रूव कर दिया। ठीक है, या फिर प्रूव तो मान लेगी पर थोड़े भाई सबूत लिया हो तो हम मे प्रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कोर्ट ये कह रहा है हमारा 2-1 का एच। अब 2-1 का आई, नॉट प्रूव्ड, भाई प्रूव साबित ही नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड। अब एक तथ्य माना जाता है कि वो साबित ही नहीं हुआ, और कब, जब वो ना तो साबित हो पाया और ना तो ना साबित हो पाया, तो वो नॉट प्रूव्ड है कि वो कभी प्रूव ही नहीं हो, साबित ही नहीं हो। ठीक है, अब 2-1 का जे, सॉरी प्रूव्ड, अब साबित हुआ, ये क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, एक तथ्य को साबित मान लेते हैं जब उसके विचार, उस तथ्य के बारे में सोच विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। द कोर्ट इधर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, और कोर्ट विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला निकाल लेते, परिणाम निकाल लेते कि हाँ भाई अस्तित्व में है ये तथ्य वेरी मच प्रेजेंट है, और कंसीडर्स इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन और अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट, या फिर ऐसा माहौल है उस तथ्य का, ऐसा मतलब वो तथ्य इस वैरायटी का है कि कोई भी जो
केयरफुल और रीजनेबल सेंस का जो प्रूडेंट मैन एक नॉर्मल व्यक्ति होता है जो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड और सोफी में होता है, तो वो भी अगर वो भी इस तथ्य को देखता और सुनता तो वो भी उसे प्रूव्ड मान लेता कि वो साबित हुआ पड़ा है, ठीक है, तो वो है प्रूव्ड। अब 2(1) का के रेलिवेंट क्या होता है? रेलिवेंट की हम डेफिनेशन देखेंगे। रेलिवेंट संदर्भ। अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक तथ्य बताया जाता है कि वो दूसरे से रेलिवेंट है, तथ्य है when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम related to the relevance of fact। जब वो तथ्य दूसरे तथ्य से मिलता है और जो इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो फैक्ट्स है जो रेलिवेंसी से डील करते हैं उसने उनको जोड़ा हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक के वो रेलिवेंट तथ्य थे, जिनसे जैसे अगर सेक्शन 6 का कोई तथ्य है वो सेक्शन 9 से जुड़ गया या सेक्शन 11 से जुड़ गया तो वो रेलिवेंसी निकल करके आएगी। तो ये बता रखा है कि भाई वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। एक बार इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट कहाँ तक रेलिवेंट है। तो देखिए सेक्शन 4 से लेकर एक सेकंड रुकिए एक सेकेंड हो गया बस। हाँ, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक, ठीक है, सेक्शन 4 टू सेक्शन 50 हमें दिए गए हैं रेलिवेंट फैक्ट, मतलब 4 टू 50 हमें दिए गए हैं रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, मतलब अब 4 से जो 50 वाले सेक्शन है ना, मतलब इंक्लूसिव, 4 भी उसमें इंक्लूसिव और 50 भी, इनके बीच में कोई तथ्य आपस में मिल रहे हैं तो वो रेलिवेंट है, वो संदर्भ रख रहे हैं केस से, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 2(1) का के। अब 2(1) का एल, शैल प्रिज्यूम, मतलब मैंडेटरी प्रिजम्पशन करनी है। अब देखिए पढ़ते बॉडी, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम, जब भी निर्देश दिए हुए इस अधिनियम ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, डेट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, की अदालत को शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी मतलब करना ही है, प्रिज्यूम सोचना ही है कि ये है फैक्ट, क्योंकि इस अधिनियम ने डायरेक्शन दी हुई है प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट की, एक तथ्य को प्रिज्यूम करो, शैल प्रिज्यूम। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, तो वो क्या रिगार्ड रखेगी कोर्ट, क्या संदर्भ रखेगी कि वो भाई वो फैक्ट है, जो तथ्य है वो प्रूव्ड है, वो साबित है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। और कब तक शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रहेगी? जब तक वो रिबर्ट नहीं हो सकती। और रिबर्ट कैसे होगी? जैसे अपराधी के वकील ने, अपराधी के अक्यूज के वकील ने जैसे उसको डिसप्रूव किया, न साबित किया, तो वह डिसप्रूव हो जाएगा, तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा 2(1) का एल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब हम सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट रहेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे टर्म्स आज रिवाइज करना, जो भी कभी भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन, जो शब्द और एक्सप्रेशन इस अधिनियम में यूज किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए, उसकी बता रहा है। एंड नोट डिफाइंड, पर यूज किए गए पर डिफाइंड नहीं, परिभाषित नहीं किए गए कहीं भी, बट डिफाइंड इन द IT एक्ट 2000, बट उनकी परिभाषा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 वाले में दी हुई है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में दिए गए हैं वो शब्द डिफिनीशन, एंड द भारतीय न्याय संहिता या BNS में दिए गए हैं। शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू देम इन द सेड एक्ट एंड संहिताज, तो उनका वही मीनिंग होगा इस एक्ट के तहत भी जो उनमें उनको असाइन किया गया है, ठीक है। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो BSA है, ये किससे जेनेसिस उठा रहा है? इसको बोलते हैं कि जेनेसिस उठाना, कि अगर जो इसमें चीजें दी गई है, वर्ड्स का उपयोग किया गया पर वो डिफाइन नहीं की गई इसमें डेफिनेशन क्लोज में, तो जेनेसिस कहाँ से उठा लीजिएगा आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से उठा लेना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट से उठा लेना, और भारतीय न्याय संहिता BNS से उठा लेना, और उनके जो डेफिनेशन है उनको इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यूज कर लेना। तो यहाँ हमारा होता है आज खत्म सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशन क्लोज था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था। और इसका इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक है जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी ना, जो मैंने सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में बताया था, और हम भैया आज क्या पढ़ेंगे और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, सारे टॉपिक्स बताते हैं, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है इस क्लास का। तो मैं प्ले कार्ड लगा रहा हूँ 11 मिनट पर, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, इंट्रोडक्टरी क्लास को जरूर समझ में आएगा। अच्छा। अब कल के वीडियो में हम, अब भाई देखो कोई प्री वगैरह कोई मेंस वगैरह नजदीक तो है नहीं, तो हम आराम से पढ़ेंगे। दिन में 1 या 2 वीडियो डालूंगा, जैसे एविडेंस एक्ट की डाल दी, फिर डाल दी भाई उसकी भारतीय न्याय संहिता की डाल दी, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वीडियो डाल दी, तो ऐसे डालूंगा।
और मेरे प्लेलिस्ट में सारे फोल्डर बने पड़े हैं, उनमें ये वीडियोज आएगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।